नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। हर समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 34% से बढ़ाकर अब 38% किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह सौगात दी गई। 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा। 1 नवंबर से नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई भत्ता राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया। सरकार ने 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 34% से बढ़ाकर अब 38% इसे कर दिया गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह सौगात दी गई। 1 जुलाई 2022 से लेकर अब 31 अक्टूबर तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा। 1 नवंबर से नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार का तोहफा, सरकार ने 4% तक बढ़ाया महंगाई भत्ता, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा उन्हें? देखिए, बिल्कुल जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था कि महंगाई भत्ते को लेकर वो निर्णय लेंगे और इस पर मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया है और 4% ये महंगाई भत्ता बढ़ा है। यानी बेसिक का जो 34% अब तक मिलता था वो अब 38% मिलेगा। कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जुलाई 2022 से क्योंकि ये लागू होगा तो इसलिए 31 अक्टूबर 2022 तक का जो एरियर है वो भुगतान होगा, नकद भुगतान होगा। और इसके अलावा दूसरा हर महीने की जो तनख्वाह है उसके साथ फिर 38% ये जो महंगाई भत्ता है ये उसको जुड़ के साथ मिलेगा। यानी राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर हम राज्य सरकार ने राज्य के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, उन सभी को एक तोहफा दिया है। आपके पास वापस लौटेंगे सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 सालों में उत्तराखंड काफी आगे पहुंच गया है। तो वहीं अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरकार की दृष्टि से भी काफी सारे कामों को आगे बढ़ाया है। जहां हम औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो, उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक खोजा है, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी। राज्य स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर राजधानी देहरादून को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास, साथ ही राजभवन और विधानसभा भवन, सभी जगह बिजली के झालरों से सजावट की गई है। देश में पहाड़ी राज्यों में अलग स्थान रखने वाला उत्तराखंड अब 22 साल का हो गया है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। इन 22 सालों में उत्तराखंड ने कई आपदाओं का दंश झेला है, तो वहीं उत्तराखंड ने खुद को खड़ा करके साबित भी किया है। यानी संघर्ष भले ही कितना चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन उत्तराखंड आज देश में और पूरे विश्व में अपनी अलग छवि के लिए जाना जाता है। भले ही उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरताओं की वजह से दिक्कतें रही हों, लेकिन आज राज्य में प्रति व्यक्ति आय से लेकर लोगों की स्थिति काफी बेहतर है। अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड देश के कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। आज निवेश के मामले में भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बड़े निवेशक आ रहे हैं, तो वहीं हर साल आध्यात्म, एडवेंचर और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में ये भी हुआ है कि आज उत्तराखंड में आईआईटी से लेकर एम्स और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान भी हैं। देश को उत्तराखंड सैन्य अवसर देता है, तो वहीं
कई बड़े मामलों के शोध भी उत्तराखंड में होते हैं। लेकिन इन 22 सालों में कई सारी चुनौतियां आज भी उत्तराखंड के सामने हैं कि आखिर पहाड़ों का पलायन कैसे रुकेगा, उत्तराखंड कैसे और विकसित होगा, पहाड़ों पर स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं और कैसे बेहतर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में इन 22 सालों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज विश्व में भी उत्तराखंड जाना जाता है। लेकिन ये देखना होगा कि 22 साल का उत्तराखंड जब 2025 में जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के 25 सालों में ये पूछा जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड में किस तरह का विकास हुआ, तो सरकारों को उसके लिए ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। किरण नेगी हत्याकांड पर सीएम धामी ने बयान दिया है। किरण नेगी उत्तराखंड के साथ साथ देश की बेटी थी। किरण नेगी को न्याय दिलाएंगे, सीएम धामी की तरफ से बयान में कहा गया। न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किरण नेगी हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। कहा है कि हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार पैरवी करेगी। सीएम ने कहा है कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में देख रही वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी बात की है। सीएम धामी का ये कहना है कि पीड़िता हमारे प्रदेश की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की। गैंगरेप मर्डर केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। कहा है कि हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार पैरवी करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निर्भया केस से भी भीषण दरिंदगी का शिकार हुई पहाड़ की बेटी किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल सका। किरण नेगी गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2014 से मामला लंबित था। पहाड़ की बेटी किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। सीएम ने कहा है कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 9 फरवरी 2012 को पौड़ी की रहने वाली किरण नेगी के साथ दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई थी। निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स तरीके से किरण के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में लोअर कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से हर कोई स्तब्ध है। टीम न्यूज स्टेट। तो छावला में जो ये केस सामने आया था जिसमें किरण नेगी के साथ पहले दरिंदगी की गई थी, दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में फांसी की सजा उन आरोपियों को दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तभी से तमाम तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। किरण नेगी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। साथ ही मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। सुनिए। उत्तराखंड की बेटी किरण के हत्यारों को कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा घोषित की थी और जो हत्यारे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लेकर गए थे कि उनको आजीवन कारावास किया उनकी सजा कम कर दी जाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर तो वहीं किरण नेगी मामले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। मामले पर सरकार गंभीर नहीं है, गरिमा दासोनी ने कहा है। राज्य सरकार को मजबूती से पैरवी करनी चाहिए थी। कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पर अब इस मुद्दे को उठाएगी, गरिमा दासोनी ने अपने बयान में कहा। उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी दुष्कर्म और हत्या के मामले में
कांग्रेस का कहना यह है कि इस मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है। भले ही मामला दूसरे राज्य का था, लेकिन राज्य सरकार को पैरवी के लिए मजबूती दिखानी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस विधि सहायता से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक इस मामले को अब उठाएगी। उत्तराखंड की बेटी का 11 वर्ष पुराना प्रकरण, जिसमें उसके साथ विकृत मानसिकता के लोगों ने न सिर्फ विभत्स तरीके से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो उच्चतम न्यायालय का कल फैसला आया है, जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उससे पूरा उत्तराखंड सहमसा गया है। पूरा उत्तराखंड आज शुद्ध है। एक तरफ अंकिता हत्याकांड है, जिसकी जांच कहीं तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में जांच चली गई है। वहीं दूसरी ओर किरण नेगी के आरोपियों को 11 वर्ष बाद जिस तरह से खुलेआम समाज में छोड़ दिया गया है और कई ऐसे दुष्कर्म करने के लिए, तो आज रूह कांप रही है कि जहां एक तरफ इसकी दोषी दिल्ली सरकार है, उतनी ही दोषी उत्तराखंड सरकार भी है कि उसने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और उसने फॉलो अप नहीं किया, उसने लगातार मॉनिटर नहीं किया इस केस को। अब कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि आप पुनर्विचार याचिका इसमें दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और तमाम लोग जो इस प्रकरण से जुड़े हैं उनसे बातचीत करके पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सवाल हमेशा ये खड़े उठते हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। 11 साल बीत चुके हैं। 2012 में ये मर्डर हुआ था और उसके बाद आज 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है इन अपराधियों को। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर ये आरोपी है नहीं, ये बेगुनाह है, तो कौन है आरोपी फिर? देखिए, बिल्कुल पूजा, इस पूरे मामले में क्योंकि टेक्निकली दिल्ली सरकार इसकी पूरी पैरवी कर रही थी, दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली ही क्राइम सीन था और विवेचना भी दिल्ली पुलिस के तमाम जो ऑफिसर हैं वो कर रहे होंगे। देखिए, तमाम चीजें हैं। जब लोअर कोर्ट से फांसी हो गई, हाई कोर्ट से फांसी हो गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये अचंभित करने वाला था। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो पुनर्विचार याचिका एक माध्यम बनता है जिसके जरिए दोबारा से कोर्ट में फिर से विचार के लिए इस फैसले पर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि टेक्निकली मैंने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर पूरी तरीके से पैरवी कर रही, उनका क्षेत्र था, तो उत्तराखंड सरकार ये हो सकता है कि उनको बैकअप सपोर्ट के तौर पे इसमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। उत्तराखंड सरकार अपने भी वकील इसमें रख सकती है और दूसरा, उत्तराखंड सरकार परिवार को विधिक मदद दे सकती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी जल्द से जल्द होंगी, क्योंकि पुनर्विचार याचिका आपको दाखिल करनी होगा और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तथ्य आपके पास ऐसे होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद अगर इन्हें बरी किया है तो फिर आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से वहां पर पक्ष रखना होगा कि कौन से ऐसे तथ्य थे जो लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में उन पर ज्यादा डिटेल तरीके से उनको नहीं देखा गया या उनको छोड़ दिया गया या सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये चीजें नहीं आई, क्योंकि 2 कोर्ट पहले फांसी दे चुकी थी। तो इसलिए सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को बहुत मजबूत तरीके से इसमें पैरवी करनी होगी, तभी जाके पुनर्विचार याचिका से फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और शिमला में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते नजर आए सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित किया। हिमाचल में बीजेपी की ही सरकार एक बार फिर से बनेगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड की तरह हिमाचल में जनता बीजेपी के साथ है और हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, सीएम धामी ने कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार दोबारा बनने जा रही है, क्योंकि नेतृत्व स्ट्रांग है, मजबूत है, बड़ा नेतृत्व है। पीएम मोदी ने देश और दुनिया में नाम अपना रोशन किया है। इसी के साथ साथ उनका कहना यह कि एक बार फिर से उत्तराखंड में के तरह ही हिमाचल प्रदेश में कमल खिलेगा। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है कि जो यह तय करने वाला है कि हिमाचल प्रदेश
लगातार प्रगति की ओर बढ़ेगा, लगातार विकास की ओर बढ़ेगा, कि कहीं विकास अनवरत रूप से चलेगा। अन्यथा बीच बीच में हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, दोनों ही प्रदेशों में बीच बीच में अवरोध आता रहा। अवरोध, बीच बीच में विकास रुक जाता था। विकास की जो सीढ़ी चलती थी, विकास का एक पहिया चलता था, वो फिर रुक जाता था। 5 साल रुक जाता था, फिर 5 साल बाद चलता था। जो 5 साल पहले काम शुरू होते थे, फिर वो 5 साल तक ठप पड़ जाते। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री जी का काम लेकर हम उत्तराखंड के अंदर गए और मैंने एक ही बात कही वहां जाकर। मैंने कहा कि एक तरफ काम करने वाले हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला नेतृत्व हमारे पास है। आज मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नेता नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है भाइयों बहनों। और हिमाचल में सीएम धामी का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। शिमला में सीएम ने जनसंपर्क अभियान चलाया। सीएम ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, जनता को विकास कार्यों से अवगत कराया है, जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीटीओ चौक, मॉल रोड, इसी के साथ साथ शेरे पंजाब, लोअर बाजार, राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क और डोर टू डोर कैंपेन में वो शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो परियोजनाएं, योजनाएं चलाई जा रही है, उनसे अवगत कराया है, उनके बारे में जानकारी दी है। तो हिमाचल के रण में सीएम धामी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। चुनाव को लेकर सीएम धामी ने प्रचार किया। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को हिमाचल चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उत्तराखंड के कई नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर वहां पर कार्य कर रहे हैं, चुनाव में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कल बहुत लोगों से मिला हूं, सबका यही कहना है कि जिस प्रकार से देश का स्वाभिमान विश्व के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और सब प्रकार से हम मजबूत हुए हैं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बने, ये वहां की जनता चाहती है। फिलहाल रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।